तो स्टेटिस्टिक का हमने रिवीजन में मल्टीपल कोरिलेशन, पार्शियल कोरिलेशन देख लिया। अब मल्टीपल रिग्रेशन की बारी है। तो मल्टीपल रिग्रेशन की बारी का है, तो देख लेते हैं हम सबसे पहले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मल्टीपल रिग्रेशन? बराबर। तो मल्टीपल रिग्रेशन की बात करेंगे जब आप, तो रिग्रेशन लाइन क्या होती है? तो हमने पता है, हमने सीखा है कि देर आर थ्री वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? तो एक है x1, एक है x2 और एक है x3। सबसे पहले आपको स्टेप वन में क्या करना है? कोरिलेशन ढूंढ लेना है। कौन कौन सा? R12, R23 एंड R13। ये तीनों तीन कोरिलेशन आपको ढूंढ लेना है। उसके बाद हम इसका यूज क्या करेंगे? मल्टीपल रिग्रेशन ढूंढने के लिए हम करेंगे। बराबर। तो मल्टीपल एंड पार्शियल रिग्रेशन एनालिसिस हमें मैक्सिमम तीन वेरिएबल वाला ही समाने वाला है, x1, x2 एंड x3। बराबर। अब यहाँ पे रिलेशन एक्सप्रेस कैसे किया है? तो रिग्रेशन लाइन कौन सी है? तो x इज डिपेंडेंट वेरिएबल x2 एंड x3, x इज डिपेंड ऑन x2 एंड x3। तो सबसे पहले हम क्या एज्यूम करेंगे? x1 क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। x2 एंड x3, ये दोनों कैसे वेरिएबल है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मीन्स x2 और x3 चेंज होगा, उसके मुताबिक x1 चेंज हो जाएगा। Then for given value of x2 and x3, one can estimate the x1 by assuming a linear relation. This linear relation can be expressed by the equation x1 is equal to a plus bx2 cx3. तो x1 या फिर x कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री। तो यहाँ पे मुझे तीन चीजें ढूंढनी हो गई, ए बी एंड सी। और ये ए बी सी ढूंढने के लिए मैं किसका यूज करूंगा? एक कोरिलेशन का और दूसरा उसके स्टैंडर्ड डेविएशन का। बराबर। ये फॉर्मूला भी दी है, बट हम जनरली कौन सी फॉर्मूला पे रिफर करेंगे? ये वाली। तो b इज इक्वल टू B12.3, B12.3 इसका मीनिंग क्या होगा? वन का रिलेशन टू के साथ जब मैंने थ्री को क्या रखा? कांस्टेंट रखा। दैट इज B12.3। और दूसरा मुझे क्या ढूंढना होगा? इसे मैं क्या कहूंगा? B। एंड C इज इक्वल टू, अब इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल तो कौन है? x1 है। तो C इज इक्वल टू B13.2। ये दो चीजें मुझे ढूंढनी होगी। क्या क्या ढूंढना होगा? तो यहाँ देख लो, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? वन। तो पहले तो वन आ गया। चलो, 12.3, इट मीन्स वन और टू का रिलेशन थ्री को कांस्टेंट रखा। और यहाँ पे वन और थ्री का रिलेशन मैंने किसको कांस्टेंट रखा? टू को। इसके मुताबिक ये फॉर्मूला बन जाएगी। अब ये फॉर्मूला ध्यान से देख लो क्या है। B12.3 इज इक्वल टू
स्टैंडर्ड डेविएशन 1 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन 2, तो ये 1 2 है, उसको मैंने कैसे लिखा, तो मैंने लिखा स्टैंडर्ड डेविएशन 1 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन 2 इनटू उसके साथ B12 है, तो R12 उसमें से मैं माइनस क्या करूंगा, 1 3 एंड 2 3, तो R12 माइनस R13 इंटू R23। मैंने क्या किया, स्टैंडर्ड डिविएशन 1 अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन 2 यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने रिलेशन जो लिखा है वो 1 2 एंड 1 3, किस में से माइनस किया, R12 में से, अपॉन 1 - R23 स्क्वायर, 1 - R23 स्क्वायर। क्लियर। तो उसी के मुताबिक मैं इसकी फॉर्मूला बनाऊंगा, तो क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन 3, 1 2 था तो 1 और 2, तो यहाँ पे 1 और 3 हो गया, इनटू यहाँ पे कौन है, 1 3, तो R13 माइनस क्या होगा, R12 एंड R32, तो R12 एंड R32 की जगह मैं क्या लिखूंगा, 2 3, डिनोमिनेटर में तो 1 - R32 स्क्वायर, यहाँ पे 2 3 था, यहाँ पे 3 2, तो यहाँ पे 3 2 बोलो या 2 3 बोलो, सेम ही रहता है, तो 1 - R23 स्क्वायर। तो यहाँ पे मुझे कोरिलेशन ढूंढने के लिए, सॉरी, रिग्रेशन लाइन ढूंढने के लिए ए और बी के लिए मुझे क्या चाहिए, स्टैंडर्ड डिविएशन 1 चाहिए, स्टैंडर्ड डिविएशन 2 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन 3, और तीनों तीन कोरिलेशन। तो यहाँ पे स्टेप 1 में मैंने क्या क्या फाइंड किया, R12 R23 R13, स्टैंडर्ड डिविएशन 1, स्टैंडर्ड डिविएशन 2 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन 3, ये मेरा स्टेप 1 हो गया। उसके बाद उसके ऊपर से मैंने स्टेप 2 में, ये हो गई मेरी रिग्रेशन लाइन, तो उसके मुताबिक बी और सी मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए, ए। तो ए कैसे मिलेगा, जब हम रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स लिखते थे तो वाई बार माइनस BY(x) इंटू एक्स बार ऐसा लिखते थे। तो यहाँ पे रिग्रेशन लाइन x1 ऑन x2 एंड x3 है। रिग्रेशन लाइन कौन सी है, x1 ढूंढ रहे हो तो हम लिख सकते हैं रिग्रेशन लाइन x1 ऑन x2 एंड x3। तो b किसके ऊपर से डिपेंड करता है, x2, और c x3, तो a इज इक्वल टू x1 बार, पहले y बार लिखते थे उसकी जगह x1 बार, माइनस b जो हमने ढूंढा था वो B12.3 इंटू x/2 माइनस c इंटू x/3। तो x/1 B12.3 लिखो या फिर b लिखो, और c लिखो या B13.2 लिखो x/3, तो ये हो गई डिग्रेशन लाइन। अब ये दूसरी फॉर्मूला है वो यही है, बट ये हमें लिखने की जरूरत नहीं है, इतना ही याद रखना है। चलो अब डायरेक्टली सम के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, the following constant are obtained from the measurement of length in millimeter x1, volume in cc x2, and weight in g gram x3। just a minute। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की।
The following constants are obtained from a measurement of length in millimeter x1, volume in cc x2 and weight in ग्राम x3. तो लेंथ है x1, हम लिख लेते हैं, वॉल्यूम है x2 एंड वेट है x3. तो क्वेश्चन नंबर 3, लेंथ x1, वॉल्यूम x2 एंड वेट x3. वेट इज इक्वल टू x3. ये तीन चीजें हमें दी हुई है. चलो, the following constant are obtained from measurement on length in mil x on x1, x2 and weight is 300 gram. चलो, obtain the of 300 eggs. Total number of eggs कितने हैं? 300. तो n is equal to 300. तो यहाँ पे देखो, x bar 1, x bar 2 and x bar 3 are given. 56.03. चलो मैं लिख लेता हूँ डायरेक्टली क्वेश्चन मटेरियल में से. चलो, एक्स बार 3 दिया है सबसे पहले 55.95. उसके बाद एक्स बार 2 एंड एक्स बार 1. एक्स बार 2 इज 51.48 and x bar 1 56.03. Now S3, that is standard deviation 3, standard deviation 2 and standard deviation 1 is given to you, which is 2.26, 4.39 and 4.41. उसके बाद R12, R13 and R23 is given to you. तो R12 is 0.974, R13 0.581 and R23 0.578. क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, ऑब्टेन रिग्रेशन लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एग वेट ऑन. तो एग वेट क्या था? x1 ऑन एग लेंथ x2 एंड एग वॉल्यूम x3. तो हमें ढूंढना है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x1 ऑन x2 एंड x3. तो यहाँ पे x1 क्या हुआ? डिपेंडेंट वेरिएबल, जबकि x2 एंड x3 क्या हो गए? इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो अब ये रिग्रेशन इक्वेशन आपको ढूंढना है और उसके बाद देन एस्टिमेट द वेट ऑफ एन एग whose length is 58 and volume is 52.5. तो अब हमें x1 ढूंढना है. क्या ढूंढना है? x1. We need to find x1 when x2 is कितना है? Hence estimate the weight of an egg whose length is 58 millimeter and volume is 52.5 cc. x3 52.5 cc. क्लियर? चलो अब गिनने की शुरुआत करते हैं. रिग्रेशन इक्वेशन क्या था? एक्स और वाई. उसके लिए हमें क्या चाहिए? x1 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखता हूँ
रिग्रेशन इक्वेशन x on x1 on x2 and x3. तो x1 गैप इज इक्वल टू a प्लस बी x2 प्लस सी x3 बराबर। ये मेरा क्या हो गया, रिग्रेशन इक्वेशन। तो सबसे पहले मुझे क्या ढूंढना होगा, बी। और बी का मीनिंग क्या होता है, बी इज इक्वल टू बी 12.3। बी का मीनिंग क्या होता है, B12.3। अब B12.3 है तो उसकी फॉर्मूला स्टैंडर्ड डिविएशन 1 अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन 2 इंटू R12 माइनस R13 इंटू R23 अपॉन 1 माइनस R23 स्क्वायर। चलो क्वेश्चन में देखो, स्टैंडर्ड डिविएशन 1 कितना दिया है हमें, तो स्टैंडर्ड डिविएशन 1 इज 2.26 अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन 2 4.39, R12 is 0.974 minus R13 0.581 into R23 0.578 अपॉन 1 माइनस R23 स्क्वायर, तो 0.578 का स्क्वायर। चलो अब कैलकुलेट करो, तो 2.26 डिवाइड बाई 4.39, 2.26 डिवाइड बाई 4.39 इज इक्वल टू 0.5148। यहाँ आ गया 0.5148। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.581 इंटू 0.578, दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया, उसको हम 0.974 में से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.6382, 0.6382। उसके बाद 0.578 का पहले स्क्वायर करेंगे और उसको 1 में से माइनस करेंगे तो आया आंसर 0.6659, 0.6659। अब नेट आंसर ढूंढ लेते हैं, 0.5148, 0.5148 इंटू 0.6382, 0.6382 डिवाइड बाई 0.6659, 0.6659 तो इज इक्वल टू 0.4933। तो अप्रोक्सीमेट b इज इक्वल टू 0.4933। रैंडमली आप b इज इक्वल टू 0.49 ले सकते हो। चलो b मिल गया। अब मुझे क्या ढूंढना है, c ढूंढना है। चलो c इज इक्वल टू क्या होगा, तो c इज इक्वल टू, b इज इक्वल टू क्या था, b इज इक्वल टू 12.3 था, तो c इज इक्वल टू b 13.2, तो c इज इक्वल टू b 13.2 रहेगा। अब b 13.2 है तो उसका इक्वेशन 13 है, तो फॉर्मूला स्टैंडर्ड डिविएशन 1 अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन 3 इंटू R13 माइनस R12 इंटू R23 अपॉन 1 माइनस
R23 स्क्वायर। चलो, स्टैंडर्ड डिविएशन 1 कितना था? तो स्टैंडर्ड डिविएशन 1 इज 4.41 अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन 3 कितना है? 2.26 into R13 is 0.581 minus R12 is 0.974 and R23 is 0.578. Divide by 1 minus R23 square, that is 0.578 का स्क्वायर। चलो, 4.41 divide by 2.26, answer is 1.95. 0.974 into 0.578, उसमें से 0.581, फिर से करते 0.974 into 0.578, 0.581, आंसर आया 0.018। ये तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, कितना था? 0.6659। 1.95 into 0.018 divide by 0.6659, तो आंसर इज 0.05। तो सी की वैल्यू आ गई, सी इज इक्वल टू 0.05। ये बी और सी की वैल्यू मिल गई हमें। चलो, हमने सी ढूंढ लिया, अब हमें क्या ढूंढना है? ए। चलो, ए की फॉर्मूला क्या है? तो ए इज इक्वल टू क्या होगा? सिमिलरली हमें पता है कि जब आप वाई कैप ढूंढते हो तो फॉर्मूला क्या थी? वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई एक्स इंटू एक्स, ऐसा करते थे ना हम। तो यहाँ पे ए ढूंढने के लिए हम क्या करते थे? ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी बाई एक्स इंटू एक्स बार, ये करते थे। तो यहाँ पे भी ए ढूंढने के लिए हमें वही करना है। सबसे पहले x1 बार माइनस बी बाई एक्स की जगह बी, और बी के साथ क्या था? एक्स बार 2 माइनस सी इंटू एक्स बार 3। चलो, अब एक्स बार 1 कितना दिया है क्वेश्चन में, देखो तो 56.03 माइनस बी कितना ढूंढा है आपने? बी इज इक्वल टू 0.49 इंटू एक्स बार 2 कितना था? 51.48। सी कितना ढूंढा है हमने? 0.05 इंटू एक्स बार 3 हमारे पास कितना था? 55.95। तो 56.03 माइनस 0.49
इंटू 51.48, तो आंसर आएगा 25.22 एंड 0.05 इंटू 55.95, then answer will be 2.79, means 2.8. तो अब 56.03 में से मैं 25.22 एंड 2.8 दोनों माइनस करूंगा, तो 28.01, ये मेरा क्या हो गया, ए इज इक्वल टू 28.01। चलो, अब हमारी रिग्रेशन लाइन कौन सी थी? our regression line is regression line x1 on x2 and x3, और उसके लिए हमने फॉर्मूला कौन सी यूज की थी? हमें क्या ढूंढना था? x1, तो x1 कैप इज इक्वल टू a प्लस b इंटू x2 प्लस c इंटू x3। चलो, a की वैल्यू लिखी मैंने 28.01, प्लस b कितना था? b इज 0.49, तो 0.49 x2 प्लस सी कितना था? 0.05 x3। ये x1 कैप, ये मेरा रिग्रेशन इक्वेशन मिल गया। अब इसके अंदर मैं x2 और x3 की वैल्यू डालूंगा। यहाँ पे मुझे क्या बताया है कि x2 इज इक्वल टू 58 एंड x3 इज इक्वल टू 52.5। यहाँ पे मुझे बताया है x2 इज इक्वल टू 58 एंड x3 इज इक्वल टू 52.5। तो ये वैल्यू को रिप्लेस कर दूंगा, तो x1 कैप इज इक्वल टू 28.01 प्लस 0.49, यहाँ पे 58 प्लस 0.05, यहाँ पे 52.5, तो 0.49 इंटू 58, 28.42, 0.05 इंटू 52.5 is equal to 2.625 प्लस 28.01। अब ये तीनों का टोटल करेंगे तो मुझे x1 कैप मिल जाएगा, तो 2.625 प्लस 28.42 प्लस 28.01, 59.055, ये क्या हो जाएगा? x1, और x1 क्या था? तो x1 इज द वेट ऑफ एन एग, और वेट किस में था? x1 is the length of an egg and that is in millimeter, तो length of an egg, बराबर। तो ये हो गया हमारा पार्शियल, सॉरी, ये हो गया मल्टीपल रिग्रेशन। क्लियर? अब बाकी के सम हम देखेंगे। सबसे ये पहला सम है, ये मैंने क्लास में करवाया था। यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? इन दोनों का कोरिलेशन, तो इन दोनों का कोरिलेशन मुझे मिल जाएगा R12 R23 .
x1 और x2 का कोरिलेशन वो मुझे R12 मिलेगा, x2 और x3 का R23 और x1 एंड x3 का R13। ये तीनों तीन को रिलेशन ढूंढ लूंगा मैं कौन सी फॉर्मूला से, कोई भी फॉर्मूला से यूज कर सकता हूँ, x माइनस एक्स बार वाली या सिग्मा एक्स वाली और कोई भी, बराबर। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने गिनाया था उसकी हिंट दे देता हूँ। तो क्वेश्चन 1 में मैं क्या ढूंढूंगा, अ, एक मुझे ढूंढना होगा r। तो r के लिए यहाँ पे x बार एंड y बार विदाउट फ्रैक्शन है, तो r के लिए मैं फॉर्मूला कौन सी यूज करूंगा, R12 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई। यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा x1 x2। तो x1 इज इक्वल टू x1 माइनस एक्स बार वन एंड x2 इज इक्वल टू x2 माइनस एक्स बार टू। क्लियर। तो सिग्मा x1 x2 अपॉन अंडर रूट सिग्मा x1 स्क्वायर अंडर रूट सिग्मा x2 स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला कोई नई नहीं है, ये हमारी आर की जो नॉर्मल फॉर्मूला थी ना, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। ये सिग्मा के बाद मैंने एक्स माइनस एक्स बार वाई एक्स बार एक्स टू माइनस एक्स बार टू को रिप्लेस कर दिया, अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर अंडर रूट सिग्मा वाई माइनस वाई बार स्क्वायर। तो इसको मैंने रिप्लेस ही किया है और कुछ किया नहीं है। इसी तरह से मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन वन ढूंढना पड़ेगा, वो कैसे मिलेगा, तो सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन, स्टैंडर्ड डेविएशन वन मिल जाएगा। उसी तरह से मैं R23 स्टैंडर्ड डेविएशन टू, R13 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 3, इतनी चीजें फाइंड कर लूंगा, बराबर। उसके बाद उसका पहला क्वेश्चन क्या है, एस्टिमेट वीट यील्ड। वीट यील्ड मुझे x1 ढूंढना है। व्हेन द यूज ऑफ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर क्या था x2, फर्टिलाइजर इज x3 एंड रेनफॉल। तो x3 एंड x2 दिया है और x1 ढूंढना है। तो पॉइंट नंबर 1 क्या हुआ, रिग्रेशन लाइन x1 ऑन x2 एंड x3। तो ये सब मिल गया तो ऊपर की तरह ही सम हो जाएगा। उसके बाद व्हाट इज कोरिलेशन बिटवीन रेनफॉल एंड वीट यील्ड व्हेन फर्टिलाइजर इज कांस्टेंट। फर्टिलाइजर क्या था 3, तो फर्टिलाइजर को कांस्टेंट रखा तो R12.3। व्हाट इज कोरिलेशन बिटवीन फर्टिलाइजर यूज एंड वीट यील्ड कीपिंग रेनफॉल कांस्टेंट। तो फर्टिलाइजर यूज 3 एंड वीट, तो R13.2। and what will be the joint effect of rainfall and fertilizer used on wheat yielded, R1.23, बराबर। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 में R12 और ये सब दिया हुआ है। चलो ये ध्यान से पढ़ना। तो फॉलोइंग डेटा आर फॉर 3 वेरिएंट्स, x1 is the point, x2 general intelligence and x3 our study। sigma x2 square, sigma x1 x2, sigma x3 square, sigma x2 x3, sigma x1 x3 and sigma x1 square and n x1 x2 and measured from their mean। ये देखा x1 x2 और x3 कहाँ से मेजर्ड किया हुआ है, फ्रॉम देयर मीन। तो ये क्या हुआ, बराबर। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन। तो क्वेश्चन नंबर 5 कोई डिफिकल्ट सम नहीं है, अभी हमने गिना वो। चलो R12 कैसे मिलेगा, तो सिग्मा x1 x2 बिकॉज
x1, x2 and x3 are measured from their respective mean upon sigma x1 square upon sigma x2 square। r13 कैसे मिलेगा? सिग्मा x1 x3 अपॉन अंडर रूट सिग्मा x1 स्क्वायर अंडर रूट सिग्मा x3 स्क्वायर। एंड r23 कैसे मिलेगा? सिग्मा x2 x3 अपॉन अंडर रूट सिग्मा x2 स्क्वायर अंडर रूट सिग्मा x3 स्क्वायर। मिल गया। स्टैंडर्ड डिविएशन 1 कैसे मिलेगा? अंडर रूट सिग्मा x1 स्क्वायर अपॉन एन। स्टैंडर्ड डिविएशन 2 अंडर रूट सिग्मा x2 स्क्वायर अपॉन एन। एंड स्टैंडर्ड डिविएशन 3 अंडर रूट सिग्मा x3 स्क्वायर अपॉन एन। चलो सब कुछ मिल गया, एन भी है। एक्स बार कैसे मिलेगा? तो एक्स बार के लिए क्या दिया है हमें? तो ये इस तरह से हम स्टैंडर्ड डेविएशन 1 2 और 3 ये सब ढूंढ सकते हैं। क्लियर। और इससे आपको क्या मिल जाएगा? बी भी मिल जाएगा एंड सी भी मिल जाएगा। तो ये सम उसी के मुताबिक हो जाएगा। इन एडिशन टू दैट ये सम ये वाले इक्वेशन से भी हो जाएगा। दैट विल बी ये रहा। इसके मुताबिक भी आप ये ट्राई कर सकते हो, जिसमें बी और सी दोनों एक साथ मिल जाएंगे। ओके। तो ये इक्वेशन में वैल्यू रिप्लेस करके आपको ये सम गिनना है। तो बाकी सारे जो भी कोई सम है वो इसके अंदर की चीजें ही रिपीट हो रही है। देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन 1 स्टैंडर्ड डिवीजन 2 एंड 3 दिया है। r12 r23 एंड r31 मीन्स 1 3 दिया है। 3 1 भी बोल सकते हैं 1 3 भी बोल सकते हैं। r23.1 एंड r1.23 ढूंढना है। उसी तरह से 7 सम में द कोरिलेशन बिटवीन जनरल इंटेलिजेंसी टेस्ट and school achievement in a group of a children from 6 to 15 year is 0.80। अब जनरल इंटेलिजेंसी को मैंने x1 कह दिया और स्कूल अचीवमेंट को x2 कह दिया। द कोरिलेशन बिटवीन जनरल इंटेलिजेंसी टेस्ट एंड एज, एज को मैंने x3 कह दिया। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो भी वैसा ही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर जनरल इंटेलिजेंसी, उसके बाद स्कूल अचीवमेंट, और तीसरी चीज क्या है? एज। तीन चीजें दी हुई है। इसको मैंने x1 दे दिया, इसको x2 और इसको x3। पहला दिया है r12, दूसरा दिया है जनरल इंटेलिजेंस एंड एज, दैट इज r13 0.70, r12 is 0.80 and the third one is, and the correlation between school achievement in age, तो r23 0.60। what is the correlation between general intelligence and school achievement? मुझे किसका रिलेशन चाहिए? जनरल इंटेलिजेंस एंड स्कूल अचीवमेंट।
इन चिल्ड्रन टू द सेम एज। तो यहाँ पे सेम एज मीन्स एज को मैंने कांस्टेंट रख दिया, तो R12.3 ढूंढना है। बराबर, ये पार्शियल कोरिलेशन आया और उसके ऊपर कमेंट लिखना है। अगर पार्शियल कोरिलेशन प्लस में आता है तो पॉजिटिव, माइनस में आता है तो नेगेटिव। अगर नियर टू 1 है तो स्ट्रॉन्ग, और नियर टू 0 है मीन 0.5 से कम है तो वीक कोरिलेशन हो जाएगा। क्लियर? तो इसी के मुताबिक आप ये सारे सम कर सकते हो। ये 8 सम है, यहाँ पे x⁻1 x⁻2 एंड x⁻3 दिया हुआ है। वेरिएंस दिया है, वेरिएंस का अंडर रूट क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसका अंडर रूट निकालेंगे तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन 1, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 3 मिल जाएगा। और कोवेरिएंस दिया हुआ है। इसी के ऊपर से आपको पता है। चलो, आर की फॉर्मूला क्या थी? क्वेश्चन नंबर कौन सा आया? 8। क्वेश्चन 8 में आर इज इक्वल टू कोवेरिएंस XY अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन y, ये फॉर्मूला है। तो अब यहाँ पे R12 ले रहा हूं मैं, तो कोवेरिएंस x1 x2 ले सकता हूं मैं अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन x1 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन x2 हो जाएगा। उसी तरह से R23 ढूंढना है मुझे, तो क्या आएगा? कोवेरिएंस x2 x3 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन x2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन x3। और R13 में कोवेरिएंस x1 x3 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन x1 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन x3। तो ये भी सब हमने जो सीखा है उससे ही रिपीट है। फाइंड मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ ड्राई वेट। बराबर, ड्राई वेट क्या है? x1, दैट इज R1 पॉइंट, रूट लेंथ क्या है? 2 एंड शूट लेंथ 3, तो R1.23 ढूंढना है। फाइंड रिग्रेशन लाइन ऑफ ड्राई वेट ऑन रूट लेंथ। तो रिग्रेशन लाइन ऑफ ड्राई वेट ऑन रूट लेंथ है, तो यहाँ पे रिग्रेशन लाइन x1 ऑन x2 एंड x3 जो हमने सीखा है वही करना है। और 9th वाले सम में भी सेम वैसा ही है, तो ये कंप्लीट कर देना। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। ये कंप्लीट कर देना।